सिंह इस वक्त चल रही थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई है। भारत की कूटनीतिक स्थिति क्या है? दिल्ली में जब महापंचायत लगी है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश यहाँ पर मौजूद हैं और वन फैमिली पर ये दूसरा सत्र रखा गया था। सभी मंत्रियों अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सुना गया। वन फैमिली पर G20 का दूसरा सत्र शुरू किया गया है। सभी मंत्रियों अधिकारियों का अभिनंदन उन्होंने किया। नहीं, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है कि वो आधा ही आया है कि डिक्लेरेशन को स्वीकार करने की मैं घोषणा करता हूं, उसके बाद मेजें थपथपाई गई है जी। तो क्या वो ये डिक्लेरेशन किसी एक विषय पर है या ये G20 का डिक्लेरेशन जो है सामने आ गया, जिस पर कि ईच था कि बहुत चीजों पर सहमति नहीं बन रही थी, खासकर रूस यूक्रेन को लेकर के तो ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी ही अभी खबर है। लेकिन जिस ढंग से वो प्रसन्न दिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा डिक्लेरेशन जिस पर सहमति होने की संभावना नहीं रही होगी होगा ये तभी उन्होंने अपने सबको, अमिताभ कांत को भी कहा जो डिक्लेरेशन पर काम कर रहे थे कि सबका हम अभिनंदन करते हैं जिन लोगों ने इस पर काफी काम किया है। तो अभी जो मैं इसका अर्थ निकाल रहा हूं कि जिन जिन बिंदुओं पर थोड़ी असहमति रही होगी उसको शायद स्वीकार, तभी मीडिया को भी बुलाया गया था उस समय और उन्होंने कहा कि अब हम फिर से सेशन शुरू करते हैं तो मीडिया के लोग बाहर जा सकते हैं। तो जब भी कोई डिक्लेरेशन के समय मीडिया को बुलाना, उसको पढ़ के सुनाना, फिर मीडिया बाहर चली गई है। अब फिर से एक मीटिंग नहीं, लेकिन सर चूंकि अवधेश जी आपने इस पे बात कर लिया तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे अहम और मुद्दे थे, जैसे कि आपने कहा भी यूक्रेन का मुद्दा रहा होगा और यही हम सवाल भी उठा रहे थे कि पुतिन नहीं आए, तो क्या यही फ्रंट था जिसकी वजह से पुतिन ने इस मंच को अवॉइड किया है? नहीं, पुतिन तो अभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत रेयर बचते हैं। पुतिन तो स्वयं बचते हैं, उनकी सुरक्षा की भी समस्या है, क्योंकि उनको मालूम है कि CIA से लेकर दुनिया भर की नजर है, तो कहां उनके प्लेन को नहीं, सर अगले महीने जो चाइना में हो रहा है, जो चाइना में जाएंगे, नहीं, चाइना में वो जा रहे हैं, चाइना में जरूर जा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि चाइना में वो जा रहे हैं। चाइना में भी इसलिए जा रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में जब वो अलग अलग थलग पड़ रहे हैं तो एक भारत और चीन, भारत ने भी उनसे अपना संबंध बनाए रखा है और चीन के पास उनका जाना उनकी मजबूरी है। तो अभी जो जिद थी वो तो रूस और यूक्रेन पर थी कि उसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके अलग रुख था, चीन और रूस का अलग रुख था। और इसके अलावे भी कई ऐसी बातें थी जिसमें कि जैसे $3.3 बिलियन को जो जलवायु की दृष्टि से जो निवेश की आवश्यकता है उसको लेकर के भी देशों के बीच थोड़ी सी असहमति थी, जिसको बीच में लाने की कोशिश की गई थी। इसी तरह जो ग्लोबल साउथ ने अपने इश्यूज रखे थे, बहुत सारे इश्यूज रखे थे, हेल्थ को लेकर के, मल्टी डेवलपमेंट बैंक को लेकर के, IMF को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी, इसके भी 4-5 बिंदुओं पर तो ऐसे कई इश्यूज थे जिन पर कि बहुत ज्यादा सहमति नहीं थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत जिस ढंग से लगा हुआ था करने में, तो ये एक बड़ी सफलता मिली है। अब वो कंप्लीट है क्या है, लेकिन उनका एक पंक्ति हमने सुनी है कि अब ये डिक्लेरेशन को स्वीकार करने की हम घोषणा करते हैं। आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीर के पीछे देखिए, मोदी साहब के पीछे कुछ पुस्तिका टाइप रखी हुई है, तो लग रहा है शायद डिक्लेरेशन के ही वो हार्ड कॉपीज कहा भी है ना, तो स्वीकार हो गया, स्वीकार है, तो मुझे लग रहा है वही है। G20 लीडर्स घोषणा पत्र को आपके यहाँ खबर भी आ गई है, तो ये वही होगा और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, तो ये G20 लीडर्स घोषणा पत्र को बाली में पिछले साल बाली में एक आध मुद्दों को बाहर रखना पड़ा, लग रहा था कि घोषणा नहीं होगी, उसमें भी भारत ने भूमिका निभाई, बाली ने भी भूमिका निभाई, सबके बीच बातचीत की, तो एक आध बिंदु को बाहर रख के किया गया। घोषणा पत्र, इससे मतलब ये कैसे G20 या 21 कह लीजिए इसको आगे बढ़ाएगा? घोषणा पत्र का अर्थ हुआ कि अगले 1 साल का अब ये एजेंडा हो गया, हो गया, और वो 1 साल का ही नहीं होता है, आगे चलने के रास्ते बने। भारत ने, देखिए अभी तक जो मैं बार बार कह रहा था कि धीरे धीरे भारत ने कोशिश की है। G20 में पहले जो भारत ने इनिशिएटिव लिया था वो कोरोना के काल में G20 सामने आए जी। हाँ, G20 सामने आए और इस समय वर्ल्ड संकट में है, अपनी भूमिका निभाए। उस समय यद्यपि भारत अध्यक्ष नहीं था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर G20 के सारे नेता 2020 में और वो ऑनलाइन जुड़े थे और उसकी मीटिंग हुई थी उसमें चीन, तो वहां से भारत ने एक भूमिका निभानी शुरू की है जी। और भारत का मानना था कि हम G20 G8 की जगह प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में भारत जी ऑल क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये जी ऑल ना बोल के भी ये जो एलिट क्लास है या कुछ लोगों का ग्रुप नहीं होकर के इसमें सबकी आवाज आए,
ये ज्यादा डेमोक्रेटिक हो, ये भारत ने इसको कोशिश की और उसमें इसको सफलता मिली है। भारत ने हेल्थ वाला अभी पिछले पहले ये बोल रहे थे, ये पहली बार जो दुनिया G20 के सारे देशों के चीफ साइंटिस्ट की जो वैज्ञानिक सलाहकारों की मीटिंग हुई, उसमें हेल्थ के इशू को भारत में लाया, महामारी के इशूज को भारत ने लाया। तो ऐसे सारे चीजें, तो ये जो घोषणा पत्र होता है उसमें सब अपनी अपनी घोषणा, जलवायु पर हम क्या भूमिका निभाएंगे, हम कहाँ क्या यानी बेसिकली सर एक एजेंडा तय किया जाएगा। डी के पांडे जी। जी, मैं देखिए घोषणा पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें तीन संदेश आते हैं। पहला कि सभी सदस्यों की इसमें समावेश है, सभी लोग एक मत पर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि सोचिए आप इतने सारे देश हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर 21 देश हैं, उस पर यूरोपियन यूनियन के भी वहाँ पर रहे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था कि इसमें यूक्रेन को ऐड किया जाए और वो भर्त्सना की जाए रशिया की। ये सब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये दबाव था। अफ्रीका, तो इन अफ्रीका यूनियन 55 देश, यूरोपियन यूनियन लगभग 30 देश, तो ये सब मिलकर लगभग 100 देशों के आसपास का ये वहाँ पर एकत्रीकरण और उनका एक साथ सहमत का होना, ये अपने आप में उपलब्धि है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं ये जीडीपी सेंट्रिक न होकर ह्यूमन सेंट्रिक होगा, यानी कि मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ होगी, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कल, और उसमें कांत साहब ने कहा भी था कि ये बताएगा कि ये एक वॉइस होगी ग्लोबल साउथ की, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं रशिया यूक्रेन वॉर से और कोविड-19 के बाद उनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल है, सभी एनर्जी की मुश्किलात को सामना कर रहे हैं, फूड क्राइसिस है, इनके मद्देनज़र उनकी एक मदद मिल पाएगी। तो उनकी बात को कहा गया है ताकि एक उसमें फंड भी रेज किए जाएंगे और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसमें कि वो आपस में रह के अपनी समस्याओं को कह पाएंगे, उनके एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले चीन और बाकी दूसरे विकसित देश जाकर उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं करता था। तो हम इस पर जो है, जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम वाला जो नारा है, वो परिवार के अंदर और हमने अपने परिवार को और घनिष्ठ बना दिया, उसको सप्रेम जो लाना था, एक धागा था, उसको और बांधा। साथ में एक और बात छोटी सी, अगर आप ध्यान दें कि प्रधानमंत्री सुनक के हाथों में राखी अभी भी है। जी, रक्षा सूत्र हमेशा होता है, ये भी मैं आपकी बातों में ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यही वजह है सर, मैं जितना समझ पाती हूँ एक भारतीय होते हुए जो मुझे महसूस होता है, आप कभी भी किसी कंट्री में जाए, मैं अभी इंडोनेशिया होकर आई, मुझे वहाँ महसूस हुआ कि जो आप जिस जगह से रहते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो आपके अंदर हमेशा रहता है। और यही वजह है कि लोगों का जो जुड़ाव होता है अपनी धरती से होता है। मैं सर आपकी घोषणा पत्र वाली बात में एक चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं आपसे ऐड ऑन करके, कि कट्टरवाद पर ऋषि सुनक का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है, क्या आपको लगता है कि घोषणा पत्र के जरिए या फिर इस मंच के जरिए उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जब अब उनको आवाज मिल जाएगी उन देशों को जो अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से चीन की तरफ रुख रखते थे, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब उनको वो जो IMF भी है प्रतिनिधि भी हैं, FMS के प्रतिनिधि भी हैं, तो वो देख रहे हैं कि क्या आवश्यक, वर्ल्ड बैंक के बग्गा साहब भी आए हुए हैं, तो ये सब लोग देख रहे हैं। और निश्चित रूप से जब वो देख रहे हैं, आपने देखा कि साझा पिक्चर भी उनकी जो है उनकी आई है, जो फोटोशूट में उन्होंने किया है, तो ये जो हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, निश्चित रूप से इनका सहयोग रहेगा, तभी उनको बुलाया गया है कि G20 में आके देखें कि मुश्किलात हैं और उनको इसमें बहुत आवश्यक है उनका रोल प्ले करने की। तो निश्चित रूप से चीन अब दरकिनार हो जाएगा। और जो एक हम देखिए, चीन से कोई हमें विश्व को नफरत नहीं है, चीन से हम ये चाहते हैं कि वो भी परिवार के सदस्य के रूप में आए, वो आके और मुखिया जो प्रमुख बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, जो कहते हैं ना कि दादागिरी जिसे कहते हैं, वो दादागिरी वाला रुख न अपना के सह अस्तित्व का, समावेश का रुख अगर रखेगा, वो स्वागत है। क्यों नहीं चाहेगा कि हम सबके साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि सब खुले दिल से आ रहे हैं, और तो वो भी आए, उसका स्वागत है। विस्तारवादी नीति उससे कंट्रोल करनी पड़ेगी। चीन ने दक्षिण अफ्रीका में जो सम्मेलन था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी शॉर्ट बात हुई, लेकिन चीन ने गलत तरीके से अपने ग्लोबल टाइम्स में ये खबर लगा दिया कि भारत के अनुरोध पर चीन के राष्ट्रपति ने बातचीत की थी। फिर भारत को उसका खंडन करना पड़ा कि यह अनुरोध चीन की ओर से आया था,
उन्होंने लंबी औपचारिक बातचीत का आग्रह किया था। भारत ने संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत की है। वहां से एक तस्वीर आई थी असल में, जिसमें कि पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से जो है ना कुछ बोल रहे हैं वो शी जिनपिंग, और पीएम मोदी उस पर बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा उसको भाव नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद उनके देश में आवाज उठने लगी तो उन्होंने किया था। तो उनके सामने इस समय समस्या यही थी कि अगर हम वहां जाते हैं, क्योंकि अचानक उन्होंने ये नहीं था कि 15 दिन पहले घोषणा किया है कि नहीं आ रहे हैं, एक दिन पहले उनकी घोषणा हुई है कि नहीं आ रहे, आगे पीछा कर रहे थे। तो भारत और चीन में इस समय जो कुछ चल रहा है उसमें उनका न आना जो है वो बिल्कुल निश्चित हो गया था कि ये जब आगे पीछा हो रहा है। आपने कहा, और दूसरी बात ये थी कि चीन को भी यहां समस्याएं होती, क्योंकि चीन अगर आता तो कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन राष्ट्रपति से होते। संभव था कि वहां जो बातचीत होती वहां उसमें, अब वहां तो सारे नेता बैठे हुए हैं, तो उसमें कुछ भी वो बोलते तो उस पर क्वेश्चन हो सकता था, या वो रूस की ऐसी स्थिति उठाते, क्योंकि रूस चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। आप देखेंगे कि मतलब चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, उसके आगे उसमें चीन के जो रूस की नेवी है वो चीन के पीछे पीछे चल रही है। एक बड़ा देश है, उसकी एक मजबूरी हो गई है। तो यहाँ चीन के न रहने पर भारत ने जो कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति से बात हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नहीं कि रूस को बिल्कुल अलग थलग करके चीन के साथ रहना जरूरी है या हम सबके साथ। मैं समझ रही हूँ। देखिए, डिक्लेरेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको पहले वो सुनवा देते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए, और वहां पर डिक्लेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपका भी रिएक्शन इस पे मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो डिक्लेरेशन है वो घोषणा पत्र जो बनाया गया है कहीं ना कहीं अब ये तमाम देशों पर लागू हो जाएगा, और एक साथ मिलकर चलने की जो नीति G20 या G21 आप कह लीजिए, इससे दबाव कहीं ना कहीं जो प्रेशर होगा वो चाइना पर तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कट्टरवाद हो, टेररिज्म हो, इसको लेकर के भी ये पकड़ मजबूत होगी और किसी एक देश की नहीं होगी। क्योंकि भारत अब तक कहता रहा कि खालिस्तानियों को लेकर के हमेशा बातचीत होती रही, ऋषि सुनक से ब्रिटेन से ये बातचीत होती रही, द्विपक्षीय वार्ता में ये एक प्रमुख मुद्दा बना रहा, लेकिन अब ये बाकी के देशों के लिए भी प्रमुख रूप से आएगा। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, ये जो खालिस्तान का जो मुद्दा है ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। ये इसके देखिए यूके में आपने देखा कि एम्बेसी में किस तरीके से इन्होंने हमारे झंडे की इंसल्ट की थी। ये कनाडा में भी अपने झंडे गाड़ रहे थे, ये कनाडा वाले, ये अपने ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये खालिस्तान वाले कनाडा के अंदर। और तो इस ये इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था हमें हिंदुस्तान के अंदर ही इन्होंने कैसे कितनी कोशिशें करी। अब बात ऐसी है, टेररिज्म की जो आइडियोलॉजी जो है ना, आइडियोलॉजी को जड़ से निकाल के फेंकना है बेसिकली। और जो घोषणा पत्र की बात की तो इसमें जो 3 अहम मुद्दे थे बेसिकली, देखिए इसमें कंसेंसस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आप केवल देखिए 30 राष्ट्र लगभग मान लीजिए, और अफ्रीकन यूनियन 55 राष्ट्र है। तो G20 जो इन प्रिंसिपल G21, तो अब G21 बोल दिए उसको, क्योंकि तो इसमें बाकी के राष्ट्र जो अभी ऑलरेडी जो हेड ऑफ स्टेट्स आ चुके हैं यहाँ पे, वो अब तो तकरीबन मोटे तौर पे 100 राष्ट्र मान के चलिए आप, ठीक है। अब इस पे कंसेंसस मानना, और सारे के सारे मुल्क जितने भी हैं यहाँ पे, ये मेंटली एक ही पेज पे नहीं है, सारे के सारे में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत 19-20 फर्क है सोचने हर एक में, और उनको एक पेज पे लाना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की। दूसरी बात है कि चीन जो है ना इतना शातिरबाज है, चीन जो है वो डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी में यकीन रखता है। वो कर्ज देता है और जब कर्जे के दबाव डुबाता है लोगों को, उसका अपनी मनमानी करता है। जैसे पुराने ज़माने में वो होते नहीं होते मुंशी जी, और कंगन गिरवी रख लिए, उसके बाद फिर वो, बस उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आप देखिए 1 मिनट मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ ये बोल के कि देखिए चीन ने श्रीलंका को कर्जा दिया था, हमने सबने देखा पिछले साल श्रीलंका का क्या हर्ष हुआ था। हमने फरवरी में ही ये भाप लिया था, तो हमने $2.8 बिलियन श्रीलंका को दिए थे एज एड, मगर श्रीलंका का एक पोर्ट, पोर्ट, वो चीन ने गिरवी रख लिया 100 साल के लिए। अब आप देखिए पाकिस्तान का वही, उसके बाद जब YON-15 आई, उनकी जहाज आया, स्पाई वेसल आई, जो कि स्पाई वेसल था,
चीन ने बोला कि स्पाई वेसल नहीं है, लेकिन हाँ, वो मतलब ऐसी रणनीति चीन की रही बिल्कुल, है और जी। बहुत जरूरी है लगाम लगाना। मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको अलीशा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल समय नहीं है, लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगी। लगातार ये पैनल हमारे साथ बना हुआ है। देखिए, बहुत सारी प्रमुख वजह है जिसको लेकर के सोचना और समझना सबका जरूरी है। और अब इसी मुद्दे को लेकर के जो लीडर्स डिक्लेरेशन है उस पर मुहर लग गई है। घोषणा पत्र यानी अब बनाया जाएगा और साल भर इस पर जो काम है, यानी अगले सेशन तक, अगले साल G20 जो होगा उस पर काम होगा। ये प्रमुखता सारे देशों के लिए बिल्कुल सेम वे में, यानी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जितना कि वो भारत के लिए है।